जय श्री राम, जय जगन्नाथ। आज मैं तुमसे एस्ट्रोलॉजी की सबसे अनकंफर्टेबल बात बोलने वाला हूँ। 2026 तुम्हारे लिए अच्छा होगा या फिर बुरा, ये तुम्हारी राशि डिसाइड नहीं करती। सच ये है कि 2026 में जो लोग सडनली ऊपर उठते हैं और लोग जो बिना समझे रिपीट गलतियां करते रहते हैं, उनकी कुंडली में सिर्फ एक चीज डिफरेंट होती है, वो है उनकी दशा। इस वीडियो में मैं कोई 12 राशि का ड्रामा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि तुम्हारी कुंडली में कौन सा प्लैनेट अभी कंट्रोल में है, वो किस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, और वो प्लैनेट 2026 में तुम्हारी लाइफ को कैसे सपोर्ट करेगा या फिर टेस्ट करेगा। ये वीडियो सुनने के लिए नहीं है, ये देखने के लिए, करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा तुम अपनी कुंडली खुद खोलोगे, प्लान्स को मार्क करोगे और तुम्हें खुद समझ आएगा कि 2026 तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा या फिर एक वार्निंग ईयर। अगर तुम्हें सच जानने की हिम्मत है तो इस वीडियो को स्किप मत करना। सीधी सी बात यह है, कुंडली में 9 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन हर वक्त सबका इफेक्ट नहीं चलता। लाइफ उस प्लैनेट के हिसाब से चलती है जिसका दशा एक्टिवेट होता है। राशि सिर्फ तुम्हारी नेचर बताती है तुम कैसे हो, लेकिन दशा बताती है कि अब तुम्हारी लाइफ में कौन से एरिया काम करेगा। इसीलिए सेम राशि के दो लोग की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। जब हम 2026 को देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि तुम्हारी राशि क्या है, हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट अभी चल रहा है, वो किस हाउस में है, और वही प्लैनेट डिसाइड करता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप या फिर तुम्हारा हेल्थ में क्या मूवमेंट आएगा। इसीलिए रियल प्रिडिक्शन राशि से नहीं, दशा से होती है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा वगैरह जो है चल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे देखना है, मैं तो एस्ट्रो यूज करता हूँ। तो या फिर कोई भी आप सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रो सेज हो गया, ठीक है ना, जगन्नाथ होरा वगैरह हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के बाद अपना नाम वगैरह आप डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्री कुंडली, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका नाम वगैरह यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ में एक रैंडम वगैरह ले, आपको जो भी डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ सही, उसके बाद टाइम वगैरह सही डालने के बाद प्लेस वगैरह डालने के बाद सबमिट करिए। तो ये जो है ये है लग्न कुंडली। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है लग्न चार्ट। तो आपको भी ऐसा ही करना है। ओके, तो उसके बाद जो है ये करने के बाद देखिए। ओके, उसके बाद हम समझते हैं कि दशा क्या है। देखिए, दशा जो है उसको हम बोलते हैं प्लैनेट का टाइम पीरियड। दशा का मतलब ये नहीं होता कि प्लैनेट बस नाम का चल रहा है। दशा का मतलब ये होता है कि इस टाइम तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल कौन सी प्लैनेट के हाथ में है। तो सबसे पहले आपने अपनी कुंडली बना ली, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको समझना है, उसके बाद आप काम करेंगे। दशा जो है यहाँ पे 3 स्टेप में डिवाइड होता है। उसको एक बोलते हैं महादशा, एक बोलते हैं अंतरदशा, एक बोलते हैं प्रत्यंतर। क्या बोलते हैं, एक को महादशा, ये मेजर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोलते हैं अंतरदशा, उसके बाद बोलते हैं प्रत्यंतर। ये 3 जो है ये दशा है। ओके, आप इसको ऐसे समझो, एक मूवी चल रहा है ना। मूवी में एमडी जो है महादशा, वो क्या है, वो है लाइफ का मेन चैप्टर। महादशा को आप अपनी लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक समझो। जैसे मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह चेंज होता है, पूरी फीलिंग वगैरह जो है बदल जाती है, वैसे ही महादशा चेंज होती है तो लाइफ का पूरा मूड बदल जाता है। ओके, तो महादशा जैसे कि वेनस का होता है, मतलब किसी का 6 साल होता है, 10 साल होता है, 16 साल होता है, ठीक है ना। शनि का जैसे कि 19 साल होता है। तो इसीलिए ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो इस फेज में आप किस तरह का लाइफ जीने वाले हो, स्ट्रगल वाली, कंफर्ट वाली, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। तो इसीलिए एमडी को हम क्या बोलते हैं। ओके, एमडी को हम क्या बोलते हैं, एमडी को हम बोलते हैं थीम ऑफ लाइफ। ये लाइफ का थीम है। ओके, थीम का मतलब ये नहीं होता कि हर दिन वही होगा, लेकिन हर डिसीजन, हर एक्सपीरियंस उसी प्लैनेट के रंग में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको हम लेते हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का भी सनी का एमडी चल रहा है, सनी का क्या चल रहा है, महादशा चल रहा है। तो एक बात आप इसको सोचिए जरा। तो एक बात आप सोचिए, जैसे कि आप अगर आइसक्रीम की बात सुनते हैं या फिर आइसक्रीम की बात करते हैं, ओके, तो आपके मन में क्या आता है, आपका मन में आता है मिठास, स्वीटनेस आती है कि ना। आइसक्रीम की बात सुनते ही टेस्टी आता है, खुशी एक आता है, प्लेजर आता है, ओके, फन मूड होता है। तो वैसे ही जब भी आज के बाद आप सनी का नाम सुनेंगे तो आपका मन में क्या आना चाहिए, आपका मन में आना चाहिए सनी क्या है, सनी है ड्यूटी, और क्या है, और है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। और क्या है सनी, और है सनी हार्डवर्क। तो ये 2-3 चीजें जो है सनी के साथ अटैच होके आती है, ड्यूटी वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, हार्ड वगैरह, ये सनी का मेन चीज है ना। अभी किसी का अगर शनि का महादशा चल रहा हो, अगर किसी का शनि का महादशा चल रहा हो, तो क्या होगा, तो लाइफ ऑटोमेटिकली उसका सीरियस हो जाएगा। चाहे कैरियर हो या फिर रिलेशनशिप, सब चीज में पेशेंस टेस्ट होता है। पेशेंस क्यों, क्योंकि शनि जो है वो ड्यूटी का कारक है। ओके, चीजें स्लो होती है। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट जो है वो लेट मिलता है। ओके, लेकिन सॉलिड मिलता है। अच्छा, सॉलिड क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि सनी जो है वो हार्डवर्क का कारक है। हार्डवर्क आप अगर करेंगे डिसिप्लिन के साथ, तो चीजें जो है आपको लेट मिलेगा, लेकिन सॉलिड मिलेगा, ठीक है ना, स्टेबल मिलेगा। अभी आप ऐसा समझिए, किसी का वेनस का महादशा चल रहा है। ओके, अभी वेनस क्या है, वेनस को हम लेते हैं पैसा, और क्या लेते हैं, और हम लेते हैं प्यार,
ठीक है ना, कंफर्ट, और हम लेते हैं डिजायर, और क्या लेते हैं, और लेते हैं अट्रैक्शन। तो जब भी वेनस का दशा किसी इंसान का चल रहा हो, तो लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली फोकस बदल देता है। वो कहाँ पे बदल देता है, वो कंफर्ट के पीछे भागता है, पैसे का पीछे भागता है, रिलेशनशिप के पीछे भागता है, लुक्स के पीछे भागता है, उसके बाद क्या है, एंजॉयमेंट के पीछे भागता है। रिलेशनशिप जो है वो इंपॉर्टेंट लगने लगता है, ठीक है ना, पैसा कमाना या एंजॉय करना माइंड में रहता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वेनस एमडी में प्रॉब्लम नहीं आती, ये तो आती है, पर प्रॉब्लम्स भी कंफर्ट और डिजायर के अराउंड ही घूमती है। तो वैसे ही सन की महादशा है, मून की महादशा है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जब आपका सन की महादशा किसी का चल रहा है, ठीक है ना, तो सन महादशा क्या है, सन है आइडेंटिटी, और क्या है, सन सन है फादर, सन है सीरियसनेस, सन है हमारा गवर्नमेंट, सन है अथॉरिटी। तो सन और एक चीज है वो है सेल्फ इमेज। तो जब भी सन का पीरियड चलेगा, सन का मदर चलेगा, रिस्पेक्ट, पोजीशन, सेल्फ इमेज, ये थीम जो है वो सब एक्टिव हो जाएगा। तो वैसे ही अगर मून की बात करें, मून क्या है, अच्छा मून है इमोशंस, और क्या है मून, मून है फैमिली अटैचमेंट। मून क्या है, मून है मेंटल रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं मन का कारक, मून जो है उसको हम बोलते हैं मन का कारक। तो लाइफ जो है वो इमोशनल चीजों को ज्यादा फोकस करेगा। उसके बाद अगर हम जाएंगे मार्स की दशा में, मार्स की एमडी अगर आपका चल रहा है, तो मार्स क्या है, मार्स है एनर्जी, ठीक है ना, और क्या है एक्शन, और क्या है करेज। तो ये सब थीम है, कंपटीशन, मार्स को क्या बोलते हैं, गुस्से वगैरह बोलते हैं, मार्स है जो अंगर, अंगर इशू, ठीक है। तो जब भी मार्स का मादशा शुरू होगा, इंसान जो है वो एक्शन लेने वाला होगा, तुरंत एक्शन लेगा। इंसान जो है वो प्रोएक्टिव होता है, डिसीजन फास्ट होते हैं, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है। उसके बाद किसी का अगर चल रहा है मर्क्यूरी की महादशा, अभी मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी का सोचो, मर्क्यूरी है थिंकिंग, बुद्ध सोचता बहुत है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन, उसके बाद बिजनेस, लर्निंग। तो ये सब चीजें जो है मर्क्यूरी का मेन डोमेन है। अभी अगर किसी का मर्क्यूरी का महादशा वगैरह शुरू हो चुका है, तो दिमाग ज्यादा काम करता है, प्लानिंग में, कम्युनिकेशन में, कैलकुलेशन में, डीलिंग वगैरह में। इंसान हर चीज को सीखने का प्रयास करता है। अभी किसी का अगर जुपिटर का महादशा चल रहा है, अभी जुपिटर क्या है, जुपिटर है ग्रोथ, और किसका कारक है, गाइडेंस का कारक है, ओके। बिलीफ सिस्टम है, क्या है, बिलीफ सिस्टम है। इसके बाद क्या है जुपिटर, और क्या है, नॉलेज का कारक है, ज्ञान। एक चीज आपको ध्यान देना है, जुपिटर ज्ञान का कारक है, मर्क्यूरी बुद्धि का कारक है। को लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी जुपिटर का पीरियड आपका शुरू होगा, ठीक, तो जुपिटर मादा समय क्या होता है कि लाइफ जो है वो ग्रोथ की तरफ भागता है, सीखना, समझाना, गाइड करना, लोगों को गाइडेंस लेना, गाइडेंस देना। तो ये एरियाज में इम्पोर्टेंट, ये एरियाज जो होता है वो इम्पोर्टेंट होने लगता है। अभी किसी का अगर फॉर एग्जाम्पल राहु का माथा चल रहा है, जो कि मेजर प्रॉब्लम देता है। हालांकि ये महादशा है, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो अंतरदशा में आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी राहु क्या है, राहु है डिजायर, ठीक है, और क्या है राहु, राहु है ऑब्सेशन, एम्बिशन। हर चीज को पाने की जो क्षमता होता है वो राहु के पास होता है। और क्या होता है, अनकन्वेंशनल पाथ, सीधा नहीं चलेगा, उल्टा चलेगा, ओके। तो राहु महादशा में क्या होता है, इंसान नए डिफरेंट और अनयूजुअल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक जबरदस्त वाला स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, एम्बिशन होता है, ठीक है ना, हर चीज को एक्सपेरिमेंटेशन करने का काम होता है, हर चीज को देखेगा क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है केतु, ठीक है। अभी केतु क्या है, केतु अगर एमडी में हो, तो केतु क्या है, केतु को हम बोलते हैं डिटैचमेंट का कारक। अभी क्या है, इंटरेस्ट, केतु है डिसइंटरेस्ट, किसी चीज को इंटरेस्ट नहीं लेना, अकेले रहना, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है ना। और क्या है, इनर सर्च, इनर सर्च मतलब खुद ही खुद के मतलब खुद अपने अंदर ही जाकर चीजों को ढूंढता है। तो केतु महादशा में एक्सटर्नल चीजों से इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाती है, एक्सटर्नल चीजें जैसे कि मेटेरियलिस्टिक चीजें जो है उसको, उसके अंदर उसको अट्रैक्शन नहीं होता। इंसान जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा फोकस करता है, जैसे कि अपने अंदर का मीनिंग मतलब ढूंढना, क्लैरिटी ढूंढना, स्पिरिचुअलिटी में जाना, ठीक है। और क्या है केतु, स्पिरिचुअलिटी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एमडी,
यानी कि मेजर थीम ऑफ लाइफ महादशा, किसी का केतु का चल रहा होगा, किसी का मर्क्यूरी का, किसी का राहु का। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद हमारा आता है अंतरदशा। क्या आता है हमारा? हमारा यहाँ पे आता है अंतरदशा के ऊपर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है? अंतरदशा। ठीक है ना? क्या हम इसको बोलते हैं? अंतरदशा बोलते हैं। अंतरदशा समझने के लिए शुरुआत में आपको ज्यादा चीज देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सिर्फ ये देखो कि कौन सी महादशा चल रहा है और उसके ऊपर आपका कौन सी अंतरदशा चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये जो चार्ट था मैंने बनाया था रैंडम वगैरह, यहाँ पे एक दशा होता है। तो आपको देखना है कि जैसे इनका अभी चल रहा है जुपिटर का महादशा, उसके बाद यहाँ पे अंतरदशा चल रहा है मर्क्यूरी का। तो वैसे ही, ठीक है ना? ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे जुपिटर जो है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जुपिटर जो है महादशा अंतरदशा मर्क्यूरी का इसीलिए चल रहा है क्योंकि 8 जून से शुरू हो चुका है और 14 सितंबर 2027 तक है। तो अभी तो 2026 शुरू होने वाला है, ठीक है ना? तो अभी उनका मर्क्यूरी का अंतरदशा शुरू हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है? आपको लेना है पेन, आपको लिखना है आपका मर्क्यूरी, सॉरी, आपको लिखना है आपका महादशा कौन सा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी का राहु का महादशा चल रहा है, उसके बाद आपको नोट करना है कि आपका अंतरदशा कौन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका अंतरदशा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मर्क्यूरी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, आप इसको समझ लिए। तो सबसे पहले इसको आप समझिए। ठीक, इसको हम मान लेते हैं मेष लगन की कुंडली, मकर लगन की मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है मकर लगन की कुंडली। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया आपका लग्न कुंडली। तो मान लेते हैं राहु जो है वो 6th हाउस में बैठा है, राहु जो है यहाँ पे बैठा है, और यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वो बैठा है फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में, यहाँ पे बैठा है मर्क्यूरी। तो यहाँ पे जो ट्रिक है ये बोलती है कि आपको महादशा के प्लैनेट से अंतरदशा के प्लैनेट को क्या करना है? काउंट करना है। जैसे यहाँ पे राहु है यहाँ पे 6th हाउस में और मर्क्यूरी के यहाँ पे 10th हाउस में, तो आपको क्या करना है? महादशा की प्लैनेट से अंतरदशा की प्लैनेट को काउंट करना है। जैसे हम कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले राहु जहाँ पे बैठा है वहां से काउंट करेंगे। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। किसके घर, मतलब कितना घर आ रहा है? 5 घर। ठीक है ना? राहु से मर्क्यूरी कितना स्टेप है? कितना स्टेप बोलोगे आप? 5 स्टेप। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। कितना स्टेप है? 5 स्टेप है। तो अगर 5 स्टेप है तो आपको क्या होगा कि 5th हाउस, जिसको हम बोलते हैं हाउसेस, जैसे राशि होता है, प्लैनेट्स होते हैं, वैसे हाउसेस होते हैं। तो 5th हाउस जो है यहाँ पे टोटली एक्टिव हो चुका है 2026 में आपका। तो इस तरह से आपका जो ट्रिक है वो काम करता है। आपको देखना है आपका एमडी का प्लैनेट कौन है, आपको देखना है आपकी एडी का प्लैनेट कौन है, उसको देखना है कि ये इससे कितना स्टेप आगे है। जितना भी स्टेप आगे है वो हाउस आपका एक्टिव हो चुका है। मैं बताऊंगा अभी फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक। ठीक है? किसी किसी का, अगर देखिए आपका फॉर एग्जांपल किसी का अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का अभी सन का एमडी चल रहा है और जुपिटर का एडी चल रहा है। सोचो कि सन जो है यहाँ पे बैठा है, सन 8th हाउस में सन जो है यहाँ पे बैठा है, और जुपिटर जो है वो बैठा है यहाँ पे। तो कितने स्टेप होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होता है कि नहीं? तो जुपिटर से, सन से जुपिटर क्या है? 8 स्टेप। तो 8 हाउस एक्टिव हो चुका है। समझ लिया आप? तो अभी क्या करना है? अभी आपको देखना है कि कौन सा घर आपका एक्टिव हो चुका है, उसके बाद मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले आपका जो है वो फर्स्ट हाउस एक्टिव हो चुका है। ठीक है ना? तो फर्स्ट हाउस कैसे एक्टिव होगा? जो आपका एमडी का प्लैनेट है, जो आपका एडी का प्लैनेट है, वो सिर्फ एक घर नेक्स्ट है, तो आपका फर्स्ट हाउस एक्टिव होगा। तो अगर 2026 में फर्स्ट हाउस एक्टिव हो चुका है आपका, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एफर्ट खुद पर देंगे। इस साल जो है आप अपने एफर्ट खुद पर देंगे। फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हाउस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो खुद को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। और क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके? और क्या होता है? पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके? तो लाइफ में ये सब चीजें, ये जो डोमेन सब है, वो आपके लाइफ में 2026 में आ जाएंगे। तो जब ये हाउस एक्टिव होता है तो फोकस कहाँ पे होता है? नेचुरली आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट ऊपर होता है। ठीक है ना? अपने हेल्थ के ऊपर होता है, आपके लुक्स के ऊपर होता है, आपके सेल्फ इमेज के ऊपर होता है।
और इस फेज में आदमी या फिर इंसान जो है वो अपने डिसीजन ज्यादा खुद के बेसिस पे लेता है, वो किसी का सुनता नहीं। ओके। नया स्टार्ट करने वाला सोचता है, कुछ नया स्टार्ट करने का सोचता है अपनी, या फिर अपनी लाइफ का डायरेक्शन जो है वो कॉन्शियसली चेंज करने की कोशिश करता है। तो अगर हम सिंपली शब्दों में बोले, जब फास्ट हाउस एक्टिवेट होता है तो लाइफ का सेंटर मैं खुद बन जाता हूँ, मतलब मैं खुद। ठीक। तो अगर हम सिंपली शब्दों में सोचे तो जब फास्ट हाउस एक्टिव होता है तो इंसान जो है वो खुद के बारे में ज्यादा सोचता है। ठीक। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि आपका जो है वो सेकंड हाउस एक्टिव हो चुका है, तो सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस होता है फैमिली। और क्या होता है? होता है पैसा, फैमिली वगैरह हो गया, वैल्यू सिस्टम होता है। सेकंड हाउस सेविंग वगैरह होता है, इनकम होता है, इनकम स्टेबिलिटी होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, स्पीच होता है। ठीक है ना? क्या बोलते हैं हम सेकंड हाउस को? स्पीच बोलते हैं। तो जब भी सेकंड हाउस किसी का एक्टिव हो रहा है 2026 में, आपको क्या होगा? इस इंसान ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी वगैरह, सेविंग वगैरह, बोलने की तरीका वगैरह ज्यादा फोकस करेगा, अपनी फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा होगा, फैमिली की तरफ ज्यादा सोचेगा। ठीक है ना? फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पैसा मैनेज करने की ज्यादा सोचेगा। अगर हम इसको सिंपली शब्दों में बोले तो जब सेकंड हाउस एक्टिव होता है तो लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का टॉपिक जो है वो बैकग्राउंड में घूमता है। तो ये सब चीजें आपका एक्टिवेट होगा। तो आपका थर्ड हाउस एक्टिव होता है, तो थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस होता है स्किल का। और क्या होता है थर्ड हाउस? थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का। और क्या होता है? मेहनत का होता है, जिसको हम बोलते हैं हार्डवर्क। ओके। सिबलिंग्स होता है, भाई बहन होता है। तो जब किसी का थर्ड हाउस एक्टिव हो चुका है 2026 में, तो क्या होगा? बातचीत वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह, ट्रैवलिंग या फिर नई स्किल सीखने की तरफ जाता है इंसान। ठीक। में मैं खुद ट्राई करूंगा वाली एनर्जी जो है बढ़ने लगती है। मतलब जब थर्ड हाउस एक्टिव होता है, ऐसे समझिए आप, सक्सेस जो है वो एफर्ट के थ्रू आता है। ओके। उसके बाद हम क्या आते हैं? उसके बाद आते हैं फोर्थ हाउस। ओके। अभी फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस जो है, किसी का अगर फोर्थ हाउस 2026 में एक्टिव हो रहा है तो लाइफ का फोकस बाहर के अचीवमेंट से ज्यादा अंदर की स्टेबिलिटी पर शिफ्ट हो जाता है। तो फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस से घर। ठीक। उसके बाद होता है फोर्थ हाउस मदर। ओके। इमोशंस का फोर होता है फोर्थ हाउस, इमोशनल रूट्स वगैरह होता है, इनर कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो फाउंडेशन जहां से इंसान इमोशनली ऑपरेट करता है, इस फेज में इंसान जो है वो नेचुरली ये चाहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बैलेंस रहे, घर का एनवायरनमेंट मतलब पीसफुल हो, शांति हो, मेंटल प्रेशर कम हो, कम से कम हो, काम, कैरियर और दुनिया तब मीनिंगफुल लगती है जब अंदर में शांति हो। ठीक है ना? तो इसीलिए इस पीरियड में इंसान जो है वो अपनी एनर्जी कंफर्ट जोन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में लगाता है। घर से जुड़ी हुई चीजें, रहने की जगह, फैमिली एटमोसफियर, इमोशनल सिक्योरिटी। इसके साथ साथ पर्सन जो है अपनी इमोशनल नीड्स को भी ज्यादा क्लियरली समझने लगता है, किस चीज में सुकून मिलता है, किस चीज में डिस्टर्बेंस। ठीक है ना? तो अगर इसको सिंपली हम समझे तो फोर्थ हाउस जब एक्टिव होता है तो लाइफ का एम जो है वो सबसे पहले आगे बढ़ना नहीं होता। ठीक है ना? वो होता है अंदर की शांति, खुद कैसे मैं सेटल हो जाऊं। तो ये फिर स्ट्रॉन्ग इनर बेस बनाता है, तो आगे की डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंसान जो है वो खुद लेता है। ठीक है ना? जब फोर्थ हाउस एक्टिवेट होता है। अभी आते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस है चिल्ड्रेंस। फिफ्थ हाउस को हम क्या लेते हैं? चिल्ड्रेंस। फिफ्थ हाउस क्या है? ज्ञान। फिफ्थ हाउस क्या है? विजडम है फिफ्थ हाउस। ठीक है। तो लाइफ का फोकस क्या कहाँ पे होता है? समझने और अपने आप को एक्सप्रेस करने में शिफ्ट हो जाता है। फिफ्थ हाउस क्या होता है? माइंड होता है। और क्या होता है? क्रिएटिविटी। ठीक है। इंटेलिजेंस, बुद्धि यहाँ से दिखाई जाती है, बुद्धि। और क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है। ये सब चीजें जो है वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंसान जो है चीजों को कैसे सोचता है, कैसे प्लान करता है और कैसे अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने में लगाता है, कैसे अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करता है। इस फेज में इंसान अपने आइडियाज, टैलेंट और क्रिएटिव एबिलिटीज को ज्यादा सीरियसली लेता है। दिल और दिमाग दोनों एक्टिव रहते हैं। इसीलिए प्यार जो है, प्यार भी आता है फिफ्थ हाउस में। इसलिए प्यार जो है, प्यार, क्रिएटिविटी, लर्निंग वगैरह और फ्यूचर प्लानिंग जैसे एरियाज में नेचुरली जो है वो इंसान ये सब चीजों में ऑटोमेटिकली घुसेगा 2026 में। इंसान अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने लगता है और नेचुरली जो है ना, और चीजों को सिर्फ रिएक्शन में नहीं बल्कि सोच समझ कर हैंडल करना चाहता है। तो इस टाइम लॉजिक के साथ इमोशन भी काम करने लगते हैं। इसलिए चॉइसेस ज्यादा पर्सनल फील होती नहीं। ठीक है। जब फिफ्थ हाउस एक्टिव होता है तो लाइफ का मेन पर्पस जो होता है, क्या सोचता हूँ मैं, क्या क्रिएट कर सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ, ये सवाल सेंटर में आ जाता है। तो ये फेज आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग को डेवलप करने का फेज है, तो जो आगे चल के बड़ी डिसीजन वगैरह लेने के लिए कैपेबल हो। तो फिफ्थ हाउस अगर आप आ रहे हैं तो बढ़िया है, आप कुछ न्यू चीजें सीख सकते हैं, आप कुछ न्यू चीजों में या फिर न्यू कोर्स में एनरोल वगैरह हो सकते हैं। ये पर्सनल चीज है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपका राशि जो है वो लियो है, लेकिन लियो के लोग तो करोड़ों में होते हैं, तो किसका क्या होता है पता नहीं चलता ना। चलिए। तो अगर सिक्स हाउस आता है तो सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस से सबसे पहले सिक्स हाउस को हम ये देखते हैं, ये रोग है, रिपू है और ऋण है।
ठीक है, 3 चीज़ों को जो है डिराइव करता है फोर्थ सिक्स्थ हाउस। रूटीन, डेली रूटीन, ठीक है ना, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो है ये सिक्स्थ हाउस से आता है। तो अगर हम ऐसे बोले, अगर सिक्स्थ हाउस इंसान का एक्टिव हो चुका है तो लाइफ का फोकस जो है वो चैलेंजेस, रूटीन और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर शिफ्ट हो जाता है। सिक्स्थ हाउस क्या होता है? सिक्स्थ हाउस प्रॉब्लम्स का घर होता है, कंपटीशन का घर होता है, सर्विस का घर होता है ना। एक चीज यहाँ पे क्या होता है, सर्विस, सर्विस का घर होता है, ठीक है। और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो एरिया जहाँ इंसान को एफर्ट डालने पड़ता है, चीजों को मैनेज करना पड़ता है, प्रैक्टिकली बनाने के और प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। इस फेज में आदमी अपनी लाइफ को रियलिस्टिकली देखने लगता है। काम का प्रेशर, हेल्थ, रूटीन, डेली टास्क और एक्सटर्नल कंपटीशन ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। यहाँ ग्रोथ कंफर्ट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से आती है। हो गया, तो ये चीज भी आपको समझना है। तो इंसान सीखता है कि इशू से भागना नहीं है बल्कि उन्हें सिस्टमेटिकली हैंडल करना ही सोल्यूशन है। तो अगर इसको हम सिंपल शब्दों में बोले तो जब सिक्स हाउस एक्टिवेट होता है तो लाइफ में फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ डिसिप्लिन, रूटीन और एफर्ट की स्टेबिलिटी बनती है, यही फेज इंसान को मेंटली स्ट्रांग, प्रैक्टिकल एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर बनाना चाहता है, आगे चलकर सक्सेस को सस्टेनेबल बनाता है। तो इसको हम समझते हैं, देखिए आप समझ रहे हैं ना सिक्स हाउस को कैसे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल धनु लगना है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो किसी का अगर फॉर एग्जाम्पल महादशा जो है वो चल रहा है मून का, और किसी का अगर अंतरदशा जो चल रहा है एडी वो चल रहा है फॉर एग्जाम्पल राहु का, तो मून अगर फर्स्ट हाउस में हो, राहु अगर सिक्स हाउस में हो, तो यहाँ पे ये सिक्स हाउस एक्टिव होगा, ठीक है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा, ठीक है, ऐसा आपको सोचना है, ऐसा समझना है। ओके, क्या है उसके बाद है सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस सबसे पहले है मैरिज, सेवेंथ हाउस है पार्टनरशिप। अच्छा, सेवेंथ हाउस जब एक्टिवेट होता है तो लाइफ का मेन फोकस होता है दूसरे लोग, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है वो आपसे दूसरे हैं, ठीक है, तो दूसरे लोग पर शिफ्ट हो जाता है। सेवेंथ हाउस जैसे मैंने बोला मैरिज है, पार्टनरशिप है, रिलेशन है, रिलेशनशिप का घर है। तो रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप और वन टू वन इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो जगह जहां आदमी खुद को दूसरों के थ्रू समझता है। इस फेज में इंसान अपनी लाइफ को अकेले नहीं जीता बल्कि दूसरों की रिस्पॉन्स, एक्सपेक्टेशन और इन्वॉल्वमेंट के साथ एक्सपीरियंस करता है। पर्सनल रिलेशनशिप या हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सब चीज में बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंसान ये रियलाइज करता है कि लाइफ सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं चलती बिल्कुल, बल्कि सामने वाले के साथ कोऑर्डिनेट से चलती है। तो जो सेवेंथ हाउस एक्टिव होता है तो लाइफ का सेंट्रल थीम क्या होता है? कनेक्शन बन जाता है, ठीक है ना। कैसे रिलेट करना है, कैसे डील करना है और कैसे इक्वल फुटिंग पर डिसीजन लेना है। तो ये फेज जो है इंसान को मैच्योरिटी सिखाता है, क्योंकि यहीं से समझ आता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और हेल्दी पार्टनरशिप ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का बेस बनता है। ओके, तो ये सब चीजें जो है तभी आएगा जब आप सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होगा। उसके बाद आता है एट्थ हाउस। अच्छा, एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस जब आता है तो लाइफ का फोकस सरफेस लेवल से हट जाता है, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो डीपर चीजें है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, ठीक है ना। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, एट्थ हाउस सडन चेंजेस को दिखाता है। ओके, एट्थ हाउस क्या दिखाता है? सडन चेंजेस को दिखाता है, इनर फियर को दिखाता है, सीक्रेट्स को दिखाता है, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो एरिया जहाँ चीजें प्रिडिक्टेबल नहीं होती लेकिन डीपली इम्पैक्ट होती है। फेज में इंसान सिचुएशन को ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से समझने लगता है। ओल्ड पैटर्न्स, पुरानी सोच या आउटडेटेड अटैचमेंट नेचुरली चैलेंज होते हैं ताकि नई पर्सपेक्टिव डेवलप हो सके। इंसान अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों फेस करता है और यहाँ से रियल मैच्योरिटी आती है। अगर इसको हम सिंपली समझे तो एट्थ हाउस क्या है? अगर आपका एट्थ हाउस आ रहा है तो जब एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो लाइफ कंफर्टेबल ग्रोथ से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ की तरफ जाता है। तो जहाँ चीजें छूट भी जाती है लेकिन उस प्रोसेस में अंदर से स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आती है, डीप क्या बोलते हैं उसको, डेप्थ, डेप्थ जो है वो डेवलप होने लगती है। तो ये फेज इंसान को इमोशनली और मेंटल लेवल पर रीसेप करता है, उसको चेंज करता है, जो आगे चलकर आपको क्या करेगा, बड़े चेंजेस को हैंडल करने की कैपेसिटी देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी आपका एट्थ हाउस एक्टिव हो चुका है कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मून का, फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर एमडी चल रहा है जुपिटर का, किसी का अगर एडी चल रहा है मार्स का, तो अगर आपका जुपिटर यहाँ पे है यानी कि फोर्थ हाउस में आपका जुपिटर है, तो मार्स कहाँ पे होना चाहिए? अगर आपका मार्स यहाँ पे हो तो अगर आप काउंट करेंगे तो एट्थ में आएगा।
चाहे कहीं से भी आप जुपिटर को, अगर किसी का आपका एमडी से एडी जो भी काउंट करेगा, 8th नंबर आ गया, ठीक है, तो आपका लाइफ में 2026 क्या होगा, 2026 आपका लाइफ में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होगा। उतना स्मूथ नहीं जाएगा, बहुत सारी दिक्कत वगैरह आएंगे। ओके, तो ये सब चीजें आपको देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस है धर्म, ठीक है ना। तो नाइन्थ हाउस क्या है, तो नाइन्थ हाउस जब भी एक्टिवेट होता है तो लाइफ का फोकस डेली रूटीन से निकलकर मीनिंग, डायरेक्शन, बिलीफ सिस्टम पर शिफ्ट हो जाता है। नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस से धर्म है, लक है, ठीक है ना, और क्या है, डेस्टिनी है, और क्या है, नॉलेज है। लेकिन ये नॉलेज सिंपल नहीं है, ये इसको बोलते हैं हायर नॉलेज, ठीक है ना। हायर नॉलेज है, फादर है, गुरु है, और लाइफ फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो जगह जहाँ इंसान पूछता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। इस फेज में इंसान अपनी सोच को एक्सपेंड करता है, नई आइडियाज, नई लर्निंग और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, उसका दिमाग जो है बड़ा होने लगता है, ठीक है ना। ब्लाइंड फॉलो करने की बजाय इंसान चीजों को समझना चाहता है, क्या सही है क्या गलत है, मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। ट्रैवल, हायर स्टडीज, गाइडेंस लेने की, किसी को ट्रैवल, हायर स्टडीज, गाइडेंस लेना, या किसी बिलीफ को चेंज करना, किसी बिलीफ को चैलेंज करना, ये सब नेचुरली फोरग्राउंड में, ये सब नेचुरली जो है वो आ जाता है, ठीक है ना। जब नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो लाइफ में सिंपल प्रोसेस नहीं, पर्पस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फेज इंसान को मेंटली मैच्योर तो करता है, साथ साथ एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ दिखाना चाहता है, जो आगे चलकर बड़े डिसीजन, बड़े स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। जब मेरा एमडी चल रहा था और एडी चल रहा था, तो अगर मैं काउंट करता तो मेरा नाइन्थ हाउस था, तो उसी टाइम मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, क्योंकि ये हायर नॉलेज है, क्योंकि ये हायर नॉलेज है। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं क्या, उसके बाद हम आते हैं टेंथ हाउस में। ओके, तो टेंथ हाउस को हम बेसिक क्या बोलते हैं, टेंथ हाउस को बेसिक जो है उसको बोलते हैं कर्म, कैरियर, कर्म, अथॉरिटी, पावर, ये सब कहाँ से आता है, ये सब टेंथ हाउस से आता है। तो अगर आपका टेंथ हाउस एक्टिव हो चुका है 2026 में, तो आप देखेंगे आप जो है पर्सनल लाइफ से हटकर क्या होगा, आपका लाइफ जो है पब्लिक लाइफ बनेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर शिफ्ट हो जाता है ज्यादातर। टेंथ हाउस कैरियर, वर्क, अथॉरिटी, स्टेटस, और क्या है, दुनिया के सामने पहचान को रिप्रेजेंट करता है। पहचान यानी कि नेम फेम। ओके, तो टेंथ हाउस जब एक्टिवेट होता है तो मतलब आदमी अपनी लाइफ में क्या करता है, लोग उसे किसी की रोल में देखते हैं। इस फेज में इंसान अपनी पोजीशन, परफॉर्मेंस और रिजल्ट को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाता है। कार है वो काम नहीं रहता, क्या रहता है, बल्कि आइडेंटिटी बन जाता है। आदमी ये सोचता है कि मेरी मेहनत का आउटपुट क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं लॉन्ग टर्म में किसी लेवल पर पहुंच सकता हूँ कि नहीं, ठीक है ना। तो जब टेंथ हाउस एक्टिवेट होता है तो लाइफ में ड्यूटी और डायरेक्शन सेंटर स्टेज बन जाते हैं। ये फेज इंसान को डिसिप्लिन बनाता है, काफी ज्यादा हाईली गोल ओरिएंटेड बनाता है, क्योंकि यहीं से पब्लिक इमेज और लॉन्ग टर्म कैरियर फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। तो आपको एक चीज को ध्यान देखना है, जब भी आपका किसी का हाउस एक्टिव, मतलब एमडी से एडी जो हाउस जो है, वो जो भी हाउस एक्टिव हो रहा है, तो वही हाउस को आप पकड़ लीजिए, वही हाउस जो है आपकी लाइफ का जो है वो मेन थीम बनेगा पूरा ईयर में। ओके, अगर आपका जो है वो 11th हाउस जो है वो एक्टिव है, तो 11th हाउस क्या है, 11th हाउस जब भी एक्टिव होता है तो आपका फोकस आपके गोल्स और गेन्स पर होता है। 11th हाउस पैसा आना, विश पूरी पूरी करना, विश फुलफिलमेंट का हाउस होता है, लोगों से सपोर्ट मिलना, ठीक है ना। तो इस टाइम इंसान सोचता है कि मैं लाइफ में क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ, और कौन से लोग मेरी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेटवर्क, सोशल सर्कल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम सिंपली बोले तो जब भी एक्टिव होता है तो लाइफ में प्रोग्रेस और फुलफिलमेंट का फेज होता है, जहाँ मेहनत का रिजल्ट दिखता है और फ्यूचर के प्लान्स क्लियर होने लगते हैं। तो आपका अगर 11th हाउस एक्टिव हो चुका है तो आप ज्यादा फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, आपका विश जो है वो फुलफिलमेंट होगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, आप मतलब शांति नहीं रह सकता, आपको सोचना, आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे को कुछ ना कुछ हासिल करना है। तो ये सब चीजें हैं। अभी आते हैं ट्वेल्थ हाउस में। तो ट्वेल्थ हाउस क्या है, अगर 2026 में ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो फोकस जो है बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर अंदर की तरफ चला जाता है। ट्वेल्थ हाउस क्या है, वो है एक्सपेंसेस, ओके, आइसोलेशन, रेस्ट वगैरह, स्लीपिंग और फॉरेन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइम आदमी ज्यादा क्वाइट रहना चाहता है, इस टाइम आदमी जो है वो ज्यादा क्वाइट रहना चाहता है, अपनी एनर्जी को सेव करना चाहता है और अननेसेसरी चीजों से दूर रहना पसंद करता है। खर्चा बढ़ सकता है, या इस ऐसा कामों पर पैसा लगता है जहां रिटर्न तुरंत नहीं दिखता, ठीक है ना। तो जब ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो लाइफ में रिलीज और रीसेट का फेज होता है, जहां आदमी पुरानी चीजों को छोड़कर मेंटली और इमोशनली लाइट फील करना चाहता है। तो ये था आज के लिए। 2026 को समझने के लिए हमने राशि से शुरू करने की जरूरत नहीं है, हमें दशा से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले देखो कौन सी महा दशा चल रहा है, फिर उसको अंदर दशा कौन सा चल रहा है उसको देखो, और फिर ये समझो कि कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है।
जो हाउस एक्टिव होता है वही लाइफ का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा मूवमेंट होता है। इवेंट्स ऑटोमेटिकली नहीं होते, वो आपके एक्शंस वगैरह, सिचुएशंस और टाइमिंग के थ्रू बनते हैं। अगर आप 10,000 हाउस के ये बेसिक फ्लो समझ लेते हो, तो आप खुद अपनी कुंडली को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और ये इस वीडियो का गोल था, आपको फ्यूचर बताना नहीं, बल्कि आपकी फ्यूचर को समझने का सिस्टम देना। तो जय श्री राम, जय जगन्नाथ।